हेलो बच्चों, मैं मानिकपुरी सर हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमने इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक, अभी तक और आगे भी अपने अनुभवों को मैं आपके सामने शेयर करता रहूँगा। मुझे आपके पास यह वीडियो लाने में और आपको बहुत सरल तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने अभी तक ये सारे वीडियो बनाए हैं। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी वीडियो बनाऊं वह बहुत आसान तरीके से, सरल तरीके से और आपको समझ में से आसानी से आ जाए। हमने अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अंतर्गत हमने विभव, विभवांतर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, और इसके आगे अब हमारा दूसरा इसका टॉपिक है जो हम बोल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना किस प्रकार से की जाती है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब ये दो प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। पहला आपने पढ़ा कि हमने चैप्टर 1 अध्याय 1 में हमने देखा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र है ना, में हमने देखा कि उसमें हमने पढ़ा था अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी है, उसी आधार पर बनेगा। अगर आपको वह वीडियो देखनी है तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो ये यहां पर हमने देख सकते हैं, यहां पर अक्षीय स्थिति होती है और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। इन दोनों के माध्यम से हम इसमें भी विभव की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति क्या है? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वह बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति में। उस क्या कहते हैं, उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अक्षीय स्थिति किस प्रकार से निकाला जाता है, जैसे हमने पहले अध्याय में निकाले हैं, उसी आधार पर ही ये दूसरा भी निकलेगा। तो हम देखते हैं अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति जैसे कि हमने चित्र पहले बनाते हैं, ये आपका एक द्विध्रुव है। अब आप इसके बारे में तो जानते हैं, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु। ए पर प्लस आवेश और बी पर माइनस क्यू आवेश, ये दो ध्रुव, दो समान परिणाम के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, जिसे हम द्विध्रुव कहते हैं। इसके मध्य बिंदु है यहाँ पर ओ होता है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। अब O से हम क्या लेते हैं, r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु P है, ये है P। कितनी दूरी पर है यहां से, r दूरी पर, जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। तो हम किस पर ज्ञात करनी है, बिंदु P पर। इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहां पर, माना कि
ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। तो हमने यह देखा यहां पर एक बिंदु ए बी जो है एक वैद्युत ध्रुव है, इस पर प्लस क्यू इस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। इसके मध्य बिंदु ओ से दोनों की जो दूरी कितनी होती है यहाँ पर 2a, यहाँ पर लिख सकते हो, मिलकर बना है और दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। तो जैसे हम पहले अक्षीय स्थिति में करते थे उसी आधार पर हम इसमें करेंगे। तो A के कारण यानी अपन देखेंगे बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब बिंदु P पर विभव कैसे याद करेंगे, हमको हमारे पास सूत्र है विभव का। तो बिंदु P के लिए हम जैसे वहां पर E1 से लेते थे विद्युत क्षेत्र के लिए, यहाँ पर विभव को हम V1 से लेते हैं। तो 1/4πε0 यहाँ पर Q प्लस में है, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर AP। यहाँ पर फार्मूला क्या है हमारे पास, विभव का फार्मूला आपको मालूम है। तो V बराबर क्या लिखते हैं 1/4πε0 Q/R, ये विभव का फार्मूला है। तो हम यहाँ पर दूरी कितनी है यहाँ पर AP, तो यहाँ पर हम बटे में क्या लिख देंगे AP। यहाँ पर आप लिख सकते हो AP के दिशा में, विभव जो ज्ञात कर रहे हैं हम AP के दिशा में। चूंकि यहां से मान निकाल लेते हैं AP का मान, AP बराबर कितना होगा, देखो आप चित्र पे ध्यान से देखिएगा कि यहां देखिए ये और ये दोनों इसकी तोड़ेंगे तो ये A और A यानी मध्य भाग हो गया, इसलिए 2A को दो भाग में तोड़ दिए, A और A में तोड़ दिए। यहां से यहां तक की दूरी देखोगे, यहां से यहां तक R है, यानी यहां तक का दूरी हमको मिल गया A और यहां तक की दूरी तक। तो हम क्या करते हैं टोटल में से इतने को घटा देंगे तो इतने का मान निकल जाएगा। अब देख लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर हमारे पास में टोटल दूरी दिया हुआ है, यहाँ मान लेते हैं 2 और यहाँ की दूरी है यहाँ पर 5। तो यहाँ तक की दूरी देखो, ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमको टोटल में से इतने को घटा देंगे, यानी 5 - 2 = 3, तो ये मान यहाँ पर निकल जाएगा। तो वैसे इसी आधार पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर AP बराबर OP, OP माइनस OA, तो A को घटा देंगे कितना आ रहा है यहाँ, तो AP बराबर OA, इसका मान कितना है R, इसका मान कितना दिया है A, हम इस मान को रख देते हैं, इसलिए हो जाएगा V1 बराबर 1/4πε0 Q/R - A। इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं। ये तो हो गया बिंदु P पर A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इतना हुआ। अब आगे देखते हैं बिंदु B के कारण, बिंदु B पर क्या दिया है माइनस विभव, तो यहां लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब बिंदु P पर विभव कितना होगा, BP की दिशा में या BP की दिशा में लिख सकते हो, बिंदु B के कारण उस पर निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हो V2
बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन, यहां पर हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि विभव का प्रभाव दोनों के कारण होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस क्यू। अब यहां पर देख सकते हो, यहां से यहां तक मतलब हमको यहां से यहां तक मतलब बीपी। तो बीपी का मान कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हम लोग निकाले थे, चूंकि बीपी बराबर ओबी प्लस ओपी निकाल सकते हैं, यानी कि यहां पर ओपी प्लस ओबी कर सकते हैं यहां पर। अब जब हम यहां तक आ गए तो इसका मान भी रख सकते हैं, तो इसका मान हम रख दें अब यहां। अब देखिए, चूंकि यहां पर बीपी बराबर ओपी, ये क्योंकि हम देखो यहां से यहां तक की दूरी थी, तो हम यहां तक का मान मालूम है और यहां तक का हमें ये मालूम है, तो हम यहां तक के जोड़ दिए। तो ओपी का मान कितना है, आर, इसका मान है ए। अब बिंदु पी पर देखो, आप बिंदु पी पर परिणामी विभव, अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव, तो ये क्या हो जाएगा इसका, v बराबर में v1 प्लस v2। तो हमने इसको यहां पर दिया है समीकरण 2। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा अपन मान रख दे, एक यहाँ से थोड़ा सा हम इसको मान रख देते हैं, यहाँ मान रखे नहीं है तो यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो v2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए, इसको हम लोग समीकरण 2। अब यहां से लिख देंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। अब परिणामी विभव जैसे हमने बताया, यहां पर v इक्वल में क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2, यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से जब दोनों का मान रख दें तो v बराबर q अपॉन, देखो a का मान यहाँ पर r माइनस ए है, यहाँ प्लस कर दिए 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए रख दिए। अब दोनों में हम क्या देख सकते हैं, दोनों मान रख दिए, समीकरण 1 और 2 से मान रख दिए। अब दोनों के मान में से देखते हैं क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। यहाँ पर देखो q निकल सकता है, यहाँ पर 4π निकल सकता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है इसको, और पहले ही हमने इस तरह से वीडियो बनाया है जिसमें आसानी से आप देख सकते हो। तो ये भी बहुत आसान है, दोनों में से आप उभयनिष्ठ ले लेंगे जो दोनों में हो। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 1/r माइनस ए बचा, यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस कर दिए और यहाँ r प्लस ए कर दिए। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेंगे, क्या कर देंगे, एलसीएम। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, हम निकाल लेंगे। तो ये यहाँ से हम दोनों में अलग अलग है, तो r माइनस ए और r प्लस ए हो गया। अब दोनों अलग अलग इसलिए दो लिख दिया, अब इसको त्रिया गुणा कर देते हैं, तो r प्लस ए माइनस r माइनस ए। अब इस तरह से हमने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, q अपॉन 4πε0, यहाँ पर देख सकते हो माइनस का गुणा कर सकते हैं, तो माइनस r और प्लस ए, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया ये, तो r, और इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, फार्मूला। यहाँ पर हमने फार्मूला क्या लगाया वो लिख देते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लो क्या करता है, तो यहाँ से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, q अपॉन 4πε0, a और a कितना हो गया 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ये किसका है, ये विभव का मान है, ये v का मान है। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हो
कि आपको ज्ञात होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर में क्या लिखते थे हम लोग, चूंकि P बराबर में होता है Q इंटू 2A, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम यहाँ पर मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर मान रख देते हैं V बराबर 1/4πε0, यहाँ पर P रख देंगे r² माइनस में a²। तो ये V के कारण किस पर है, ये विभव है। यहाँ पर हमने ये विभव की गणना की है, यहाँ क्या कर दिया हम लोग, यह विभव, यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है। ये समीकरण 3 जो है वो विभव के लिए क्या है, यहाँ पर व्यंजक है। साथ ही में इसमें यहाँ पर हमने ये देख सकते हैं कि यदि के पराविद्युतांक के माध्यम होने पर विभव कितना होगा। साथ में ये भी देखेंगे कि छोटे द्विध्रुव के लिए भी हमने निकाला था, वो भी देखते हैं। अब देखते हैं, यदि के परावैद्युतांक के माध्यम पर विभव, तो हम यहां पर भी हम विभव की गणना कर सकते हैं। इसमें कोई माध्यम युक्त हो या अगर माध्यम में रखा हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, V बराबर 1/4πε0, यहाँ के लगा देंगे, P अपॉन में r² माइनस में क्या कर देंगे a²। तो ये भी एक माध्यम युक्त क्या हो गया, ये विभव हो गया। छोटे द्विध्रुव के लिए जब देखते हैं, यदि r a नगण्य हो जाता है, r का मान बड़ा होता है, तो r की तुलना में a की उपेक्षा की जा सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a की तुलना, r की तुलना में a की हम क्या कर सकते हैं, उपेक्षा की जा सकती है। तो हम यहाँ पर a की जब उपेक्षा करेंगे तो V बराबर 1/4πε0 के P अपॉन यहाँ पर r² माइनस 0 का वर्ग कर दिए। तो यहाँ पर V बराबर 1/4πε0 के इंटू P अपॉन में r²। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण जो 5 है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हो गया। यहाँ वायु निर्वात में भी हम निकाल सकते हो, अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहे तो वायु निर्वात में k = 1 होता है, ये भी निकाल सकते हैं। तो V बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू P अपॉन r²। तो इस तरह से हम बहुत सारी छोटे छोटे स्टेप से हम आगे सवालों को भी बढ़ा सकते हैं। तो जहां तक आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको विभव की गणना कीजिए, तो आप विभव की गणना कीजिएगा। यहां से यहां तक आप लिख सकते हो, माध्यम युक्त तक अगर माध्यम बोला है तो माध्यम को लास्ट में जोड़ सकते हैं। द्विध्रुव के लिए अगर द्विध्रुव छोटा है, वैद्युत यानी छोटे द्विध्रुव को निकालने बोलेगा तो हम यहाँ तक बना सकते हैं, और के माध्यम के वायु निर्वात के लिए भी निकालना चाहे तो हम यहाँ तक बना सकते हैं। तो इस तरह से, और इन सबका मात्रक क्या होता है मालूम है ना, क्या होता है, ओल्ट। इसका भी मात्रक क्या लिखेंगे, ओल्ट। इसका भी मात्रक हम लिख सकते हैं ओल्ट, और इसका भी मात्रक, क्योंकि इसका मात्रक होता है ओल्टी होता है ना। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर से अक्षीय स्थिति को विभव के माध्यम से बताया, और आशा करता हूं कि आप लोगों को भी यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मैं आपको बनाता रहूंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिएगा, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ उसे शेयर भी कीजिए।